बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जो हुआ इमरान खान को उसकी बिल्कुल तवक्को नहीं थी। उसके सर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा और बिल्कुल उसकी लाइल्मी और बेखबरी के बाद ये माजरा हुआ कि पंजाब में न सिर्फ ये कि तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई, बल्कि गवर्नर की तरफ से वज़ीर आला को कल एतमाद का वोट लेने का हुक्म भी मिल गया। अच्छा, अब यहाँ मसला सिर्फ ये नहीं है कि इमरान खान के सर पर आसमान टूटा, बल्कि परवेज़ इलाही पर भी बिजली गिरी है और उसके साथ भी डबल गेम हो गई है। ये कैसे हुआ? परवेज़ इलाही के साथ राब्ते इनके चल रहे थे। परवेज़ इलाही डबल गेम के चक्कर में था। उसका इंटरेस्ट ये था कि ये तहरीक अदम एतमाद ले आए ताकि असम्बली टूटने से बचा जा सके और उसके बाद की गेम फिर मैं संभाल लूँगा। लेकिन उससे ये अंदाज़ा नहीं था कि एतमाद का वोट लेने के लिए भी कह दिया जाएगा। तहरीक अदम एतमाद उसकी मिली भगत से पेश की गई, इसमें कोई शक नहीं। सबको पता चल गया है कि किस तरह पंजाब असम्बली का सेक्रेटरी, जो कि परवेज़ इलाही का ख़ास आदमी है, वो 10 बजने से पहले सेक्रेटेरिएट पहुँच गया तैयार होकर परवेज़ इलाही के कहने पर। दूसरी सूरत में उसने रात को आने का उसका सवाल ही पैदा नहीं होता था, बल्कि उसने आज के दिन भी शायद वो टाल मटोल करता। लेकिन तहरीक अदम एतमाद पेश करना चूँकि परवेज़ इलाही के वफाद में था, उसको एतमाद में लिया गया और परवेज़ इलाही इसी ख्याल में था कि मैं एक मरतबा फिर डबल गेम कर जाऊँगा। लेकिन बहरहाल अभी परवेज़ इलाही का बेड़ा पूरी तरह गर्क नहीं हुआ, कुछ उसके सामने इम्कानात बाकी हैं, वो भी अर्ज़ करूँगा। लेकिन हुआ ये कि जब ये बात पक्की हो गई कि सेक्रेटेरिएट ने तहरीक अदम एतमाद वसूल कर ली है, उसकी रसीद दे दी है, उसका इंदराज हो गया है और अब इस तहरीक से इनकार करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही है, तो उसके 10 मिनट बाद गवर्नर की तरफ से, या शायद 15 मिनट के बाद गवर्नर की तरफ से ये हुक्मनामा आ गया कि परवेज़ इलाही कल एतमाद का वोट ले, क्योंकि हालात व वाक़यात से मुझे शुबा होता है कि उन्हें अक्सरियत की हमायत हासिल नहीं रही। इसके साथ ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई है। ज़ाहिर है इसका मतलब ये है कि जब एतमाद का वोट हो चुकेगा तो फिर उसके बाद स्पीकर के ख़िलाफ़ गिनती होगी और उसके बाद डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ गिनती होगी। स्पीकर के जीतने का, बचने का कोई इम्कान नहीं है। वो पहले भी एक धांधली से जीता था। एक ज़ाब्ता है कि स्पीकर का इंतखाब जो है वो खुफिया राय शुमारी से होगा, लेकिन परवेज़ इलाही ने मिली भगत करके ये उसे ओपन शो हैंड के ज़रिए इसका इलेक्शन करवाया, वरना इसने स्पीकर का इलेक्शन नहीं जीत सकना था। तो अब इसके ख़िलाफ़ अदालत में रिट भी दायर की गई, लेकिन उसकी सुनवाई ही नहीं हो रही। ये यानी हमारी अदलिया में इमरान खान के लिए जो एक नरम तरीन रेशम और मखमल का जो गोशा है, उसका एक और सबूत है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो रिट जाती है वो उसका फ़ैसला बाज़ जज हजरात जो है, फैसला तो दूर की बात है, उसकी बारी ही नहीं आती समात की। सुप्रीम कोर्ट में एक रिट जुलाई में दाखिल की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि ये जो आईन है, कानून है, इसकी तशरीह दोबारा की जाए, नज़र सानी की जाए कि पार्लिमानी पार्टी के चेयरमैन का फ़ैसला चलेगा या पार्टी चेयरमैन का फ़ैसला चलेगा। पंजाब असम्बली में जब वज़ीर आला का इंतखाब हुआ था तो उस हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट, वही सुप्रीम कोर्ट जिसने परवेज़ इलाही के हक़ में फ़ैसला सुनाने के लिए बिजली जैसी तेज़ रफ्तारी दिखाई थी, और जुलाई से अब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, छठा महीना आ गया और उस रिट की जो नज़र सानी की रिट है उसकी बारी ही नहीं आई है, उसका इंतराज ही कहीं नहीं हुआ। तो ये तो सूरत हाल है हमारे पास जजों की। लेकिन बहरहाल अब ये इसका कांटा जो है स्पीकर का, और सब्तान खां आप जानते हैं ये पंजाब के करप्ट तरीन इंसानों में इसका शुमार होता है। इस पर बड़ा भारी केस भी है और इसे ज़ाहिर लगाया ही इमरान खान इसलिए था कि ये करप्शन का अपनी जगह पर एक शहनशाह है। इमरान खान की पार्टी में कौन ऐसा है जो करप्शन का शहनशाह नहीं है? तो अब नाज़रीन क्या होगा? एतमाद का वोट लेना परवेज़ इलाही के लिए सब मुबस्सिरीन कह रहे हैं और सबका अंदाज़ा ये है कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तादाद PTI के कारकुनों की, अरकान असम्बली की, जिनकी गिनती आप कुछ भी लगा सकते हैं, बहरहाल वो उनकी एक तादाद ऐसी है जो ईवान में नहीं आएगी। ईवान में ना आने पर ये डी शीट होने की जो क्लास है लागू होती है नहीं, ये अलग बात है। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है एक कानून सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया कि अगर
वोट जो पार्टी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ कोई वोट देता है तो वो वोट गिना नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा कोई कानून उसने नहीं बनाया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर पार्टी के वोट असम्बली में नहीं आते तब भी वो गिने जाएंगे। अगर ये सुप्रीम कोर्ट कानून बना देती उस वक्त कि अगर पीटीआई के कोई कारकुन एब्सेंट रहेगा तो उसका वोट भी गिना जाएगा, तो फिर ये अदम एतमाद, ये परवेज़ इलाही के लिए एतमाद का वोट लेना आसान था, वो ले सकते थे। लेकिन अब जो है ये मसला मुश्किल है। तो इसके बाद का मंजरनामा क्या है? कई थ्योरियाँ चल रही हैं। यकीन के साथ 100% यकीन के साथ किसी एक की फेवर में बात नहीं की जा सकती। कहा तो ये भी जा रहा है कि परवेज़ इलाही के साथ मामला तय हैं और अपोजिशन की तरफ से वो अगले वज़ीर आला भी वही होंगे, यानी पीटीआई निकल जाएगी और उसकी जगह अपोजिशन ले लेगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर ऐसा कोई मुकमुका हो गया है तो फिर तहरीक अदम एतमाद काफ़ी थी, एतमाद का वोट लेने वाली बात फिर क्यों की गई? और दूसरी थ्योरी ये चल रही है कि मुकमुका जुज़वी तौर पर हुआ है। जुज़वी तौर पर ये हुआ है कि परवेज़ इलाही को बाद अज़ां स्पीकर बना दिया जाएगा पंजाब असम्बली का। लेकिन इसके साथ ही एक इतला ये भी है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इसको स्पीकर के ओहदे पर बहाल करने के भी हामी नहीं है। तो ऐसी सूरत में कैसे दाल गलेगी? तीसरी जो खबर चल रही है जिसमें ज़्यादा वज़न है वो ये है कि चौधरी शुजात को इख्तियार दे दिया गया है कि वो वज़ीर आला नामज़द करे, और ये तय हुआ है कि वज़ीर आला मुस्लिम लीग का ही होगा, लेकिन वो शरीफ ख़ानदान से नहीं होगा। अगरचे इसमें भी एक थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी एक दो दिन पहले चली कि जो नया वज़ीर आला होगा वो काफ लीग का ही, लेकिन परवेज़ इलाही का नहीं होगा, बल्कि चौधरी शुजात के ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाला कोई आदमी। और ये भी बताया जा रहा है कि काफ लीग के 10 में से 6 अरकान जो हैं वो चौधरी शुजात को तावन का यकीन दिला चुके हैं, तो उन्हीं 6 में से कोई वज़ीर आला हो सकता है। लेकिन ज़्यादा इम्कान ये है कि वज़ीर आला मुस्लिम लीग नून ही से होगा और वो शरीफ ख़ानदान से नहीं होगा। इस तरह परवेज़ इलाही के साथ डबल गेम हो गई। परवेज़ इलाही डबल गेम का ख़ुद को बादशाह तस्वुर करता था और इस पर फ़ख्र भी करता था। यानी बेईमानी करने के बाद बड़े फ़ख्र से अपने साथियों के साथ बैठकर ये कहा करता था कि देखो फिर मैंने कैसा दौर चलाया। यानी बेईमानी को, अहद शिकनी को, बददियानती को वो अपनी सियासत का नाम देता था। इसी तरह ये पिछली मरतबा इसी तरह हुआ जब इसने मुस्लिम लीग नून वालों से भी कौल करार कर लिए, जरदारी से भी कर लिए, शुजात से भी वादा कर लिया, और फिर मिठाई भी खा ली। और मिठाई खाने के 1 घंटे के बाद ये जाकर इमरान खान के चरणों में बैठ गया। फिर इमरान खान के साथ इनका जो नया झगड़ा हुआ है बाजवा के हवाले से, वो बाजवा का तो बहाना था। जैसा कि मैंने पहले एक मरतबा इसकी तरफ इशारा किया था कि इमरान खान जब बोल रहा था तो उस वक्त भी परवेज़ इलाही कुछ नहीं बोला, और जब इमरान खान तकरीर करके ये सब लोग वापस ज़मान पार्क के अपने ड्राइंग रूम में चले गए, तो उसके बाद भी 1 घंटा सिटिंग इन लोगों की हुई है, इमरान खान की, परवेज़ इलाही की, महमूद खान की, और दूसरे लोग भी बैठे हुए थे। तो इस 1 घंटे में भी परवेज़ इलाही ने एक लफ्ज़ एहतजाज का नहीं किया कि खान साहब आपसे तो बात हुई थी कि आप बाजवा के ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे, तो फिर आपने ये बात क्यों की? ऐसा नहीं हुआ, कोई एक लफ्ज़ नहीं कहा। तो दरअसल ये उसी तकरीर के दौरान ही फैसला कर चुका था कि मैंने क्या करना है। अगले दिन ARY के साथ इंटरव्यू हुआ। वो इंटरव्यू किसने अरेंज किया? कहा जाता है कि ख़ुद इमरान खान के हुक्म पर अरेंज हुआ था। इमरान खान का मकसद था कि इस इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें परवेज़ इलाही से कहलवाई जा सके कि मैं असम्बली तोड़ दूँगा, मैं इमरान खान के साथ हूँ, मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, फलाना है ढमकाना है। लेकिन बहरहाल वो भी था, असल में ये अरेंजमेंट किसने करवाया किसने नहीं कराया ये तो अभी तक नहीं वाज़ेह हो सका। लेकिन ये वाज़ेह हो गया कि परवेज़ इलाही ने इस इंटरव्यू को इस्तेमाल किया अपनी सियासत बचाने के लिए, और इमरान खान की ऐसी की तैसी फेर दी। कौन सी बात है जिसने इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं कही? ये तक कह दिया कि इसको फैज़ ने सीटें जितवा कर हुकूमत दिलवाई, वरना इसकी सीटें कम होती, और ये अपनी औकात में रहता। ये एहसान फरामोश है। 7-8 किस्म के सख्त इल्ज़ामात, ताबड़तोड़ हमले इमरान खान पर इसने किए, और इमरान खान की बेबसी देखिए कि उसको जवाब देने की ज़रूरत नहीं हुई, बल्कि वो इस सदमे से बीमार हो गया, उसको पेचश लग गए। और ख़बर ये भी डॉक्टरों के हवाले से आई कि पेचश इतने शदीद है कि वो जो छोटा टॉयलेट सिस्टम जो है या कबोर्ड है वो इसके बेड के नीचे रख दिया गया है, इसकी ऐसी हालत हो गई थी। तो उसके बाद भी ये बोला तो कुछ ज़्यादा बात उससे नहीं कर सका, सिवाय इसके कि परवेज़ इलाही ने मुझसे कोई वादा नहीं लिया था बाजवा के ख़िलाफ़ बात ना करने का, यानी गोया कि परवेज़ इलाही को झूठा कह दिया। लेकिन इससे ज़्यादा वो परवेज़ इलाही पर कोई अटैक नहीं कर सका, बल्कि उसने अपनी पार्टी वालों को भी हिदायत की कि परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी है।
یہ ورنہ پھر یہ جو جبر نکل جائے اس کے بعد ہم دیکھیں گے۔ اور یہ بات پرویز الہی کو بھی پتہ ہے کہ پرویز الہی کو پتہ ہے کہ ادھر اس نے اسمبلی توڑی تو اس کے اگلے دن سے عمران خان نے آنکھیں بدل لینی ہے۔ عمران خان تو اپنے باپ کا سگا نہیں ہے، جس طرح پرویز الہی بھی اپنے باپ کا سگا نہیں ہے، اسی طرح عمران خان بھی کسی کا سگا نہیں ہے۔ اس نے تو اگلے دن آنکھیں بدل لینی تھی۔ اب تک اس نے کیا کیا؟ فیصل بلوڈا سے لے کر اس سے پہلے وہ جہانگیر ترین، وہ اون چودھری اور نعیم الحق اور علیم خان اور پتہ نہیں کتنے جن کے ساتھ عمران خان نے ان کے احسانات کو فراموش کرتے ہوئے ٹھوکر مار دی۔ تو یہ تو عمران خان تو ایسا آدمی ہے۔ تو جب اسمبلی اس نے توڑ دینی تھی تو پھر عمران خان نے کہا تھا کہ کون ہو بھائی، میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں، میں تو تمہیں پہچانتا نہیں ہوں، میں تو تمہیں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ تو پرویز الہی کو بھی اس بات کا سارا اندازہ تھا۔ اس اندازے کی بنیاد پر اس نے اپنی گیم سیٹ کی جو کہ الٹی پڑ گئی، اور ڈبل گیم کے شہنشاہ سے پی ڈی ایم والوں نے، زرداری نے ڈبل گیم کر دی اس کے ساتھ، اور ثابت ہو گیا کہ زرداری جو ہے وہ پرویز الہی پر بھی بھاری ہے اور عمران خان پر بھی بھاری ہے۔ تو ناظرین یہ کل اب پتہ چل جائے گا کہ صورتحال کا کیا نقشہ بیٹھتا ہے، کون نیا وزیر اعلیٰ ہوگا۔ عام خیال جو اطلاع جو اس وقت پاپولر ہے وہ یہ ہے کہ ملک احمد خان شاید وزیر اعلیٰ ہو، لیکن قطعیت سے کوئی بات نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اصل فیصلہ اس معاملے میں شجاعت نے کرنا ہے، کیونکہ زرداری اور مسلم لیگ دونوں نے شجاعت سے کہا تھا کہ آپ ہی کی گائیڈنس پر ہم اس معاملے میں چلیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ تو یہ تو پکی بات ہے کہ چودھری شجاعت کے ساتھ انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے۔ اب چودھری شجاعت کس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں یہ کل پتہ چل جائے گا۔ تو ناظرین اس وقت ایک اور مسئلہ عمران خان کی بدقسمتی یہ سمجھیے کہ اس کی جو دو آڈیو پے در پہ ایک ہی ساتھ تقریباً ایک ہی وقت پہ آگے پیچھے یعنی اب وہ اپلوڈ ہوئی، سوشل میڈیا پر پھیلی، واٹس ایپ گروپ میں شیئر ہوئی، اور ٹویٹر پر بھی آئی، فیس بک پر بھی آئی، اور ان آڈیوز کو سن کر بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک کاما سترا بے تصویر۔ کسی زمانے میں یہ انگریزی رسالوں میں اشتہار آیا کرتا تھا کہ کاما سترا پکٹوریل، اور ظاہر ہے وہ جو انڈر دی ٹیبل خریداری ہوا کرتی تھی ایسی کتابوں کی، تو یہ پکٹوریل کتابیں اس زمانے میں تقسیم ہوا کرتی تھی۔ اب تو خیر زمانہ بدل گیا، اب تو ہر کتاب ہر جگہ سے مل جاتی ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا۔ تو عمران خان کو یہ شاید پتہ نہیں تھا کہ اس کی یہ ننگی آڈیو، جن کی گفتگو میں آدمی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان جیسا آدمی لچر پنے کی اور یعنی بیہودگی کی اور انتہائی رقیق قسم کی گفتگو کا آخری ریکارڈ بھی توڑ رہا ہے۔ اور حیرت ان لوگوں پر ہے کہ جن کو یہ سب پتہ تھا کہ عمران خان کس غلیظ اور گھناؤنے کردار کا آدمی ہے، اور پھر بھی اس کو وزیر اعظم بنا دیا۔ خیر وہ لوگ اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں، عمران خان کے ہاتھوں ہی جوتے کھا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ابھی بہت کچھ ہونا ہے، ایسا کچھ ہونا ہے کہ دبئی میں جو پڑا ہوا مشرف ہے، جس کی عبرتناک صورتحال کی اگر ہم عکاسی کریں تو وہ شاید میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ کسی کی عبرتناک حالت پر اظہار مسرت کرنا یا اظہار اطمینان کرنا بھی منع ہے۔ تو میرا اندازہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا جو عمران خان کو لے کر آئے، مشرف سے بھی برا انجام ہونے والا ہے۔ اور اب سوال صرف ایک ہے کہ اتنی ناپاک اور نجس انسان کے منہ پر جب ریاست مدینہ کا نام آتا تھا تو کیا یہ قہر الہی کو بھڑکانے کے مترادف نہیں ہوتا تھا؟ اور میرا خیال ہے کہ قہر الہی بھڑکا ہے، اور عمران خان کے ساتھ ایک تجرید کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ آہستہ آہستہ جو اس پر عذاب نازل ہو رہا ہے یہ اسی کی کڑی ہے، ورنہ کسی کی آزمائش جو جلدی ٹل جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، بھٹو صاحب کو جب ان کو پھانسی دی گئی تو پھانسی دینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، تو ظاہر ہے کچھ دیر لگ گئی تھی، تو بھٹو صاحب نے کہا کہ فنش اٹ، جلدی کرو۔ یعنی اس طرح کے تکلیف برداشت کرنا آدمی کے لیے آسان نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ لیکن عمران خان کا جو انجام ہے نا وہ فنش اٹ والا نہیں ہے، یہ چلتا رہے گا، یہ ہر روز ذلیل ہوگا، اس کی ہر روز رسوائی ہوگی، اس کو ہر روز نئی اذیت، نئے عذاب، نئی مصیبت، نئی پریشانی کا سامنا ہوگا۔ اور اس کا عذاب یہی ہے کہ بجائے یہ کہ ایک دم اس کو کسی سزا کے گھاٹ چڑھا دیا جائے، یہ سسک کر تڑپ کر اپنے ذلتناک عبرتناک انجام کو پہنچے گا، کیونکہ اس نے اس ملک کے ساتھ جو کیا ہے وہ یحییٰ خان نے بھی نہیں کیا۔ اور اس کی بدبختی کی انتہا تھی کہ اس نے
اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مسجد نبوی کی توہین کی، اس کے عذاب سے یہ نہیں بچ سکتا۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔